इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इसके अंदर फॉर्मूले हैं, कुछ कूलम लॉ जैसे न्यूमेरिकल्स हैं। ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक मास के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिस स्पेस में बाकी के मासेस उसको अट्रैक्ट या वो बाकी के मासेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हूं, है ना। हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ का क्या मतलब है कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड थोड़ी दूर तक ऐसा एक स्पेस होगा जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट बाहर हो तो फिर इसकी तरफ वो अट्रैक्ट ना हो। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी चार्ज को फोर्स लगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है एक ऐसा स्पेस जिसमें किसको फोर्स लगे? मास को। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसको फोर्स लगती है? मास को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस जिसमें किसको फोर्स लगे? दूसरे चार्ज को। कि जैसे अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तुमने यहाँ पे एक चार्ज ऐसे रखा और वो यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे तुम यहाँ पे चार्ज रखोगे वो चल देगा। जैसे अगर इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड ना होती तो इसको हम यहाँ रखते यहीं रह जाता, लेकिन क्योंकि इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसको छोड़ा तो ये नीचे जाएगा। तो वो स्पेस जिसमें एक चार्ज को फोर्स लगे उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर अगर मैं कह रहा हूं कि वो स्पेस जिसमें एक मास को फोर्स लगे उसे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। यहां पर एक मास है, ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है, तो उस मास पे फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। लेकिन मास पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स भी तो किसी दूसरे मास की वजह से ही है ना। वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी है? अर्थ की। अर्थ क्या है? मास। तो एक मास के अराउंड ही ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरे मासेस पे फोर्स लगती है। सिमिलरली एक चार्ज के अराउंड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगती है। समझ आया? तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखो, क्लियर होगी जो बिल्कुल। It is a space around a charge in which its attraction or repulsion can be felt by other charges. ये एक चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस है जिसमें दूसरे चार्जेस उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वो फील्ड, वो जगह का नाम। लेकिन जब हम उसको मेजर करके एक वैल्यू बताते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेजर करके जो वैल्यू बताते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका सिंबल हम लोग लेंगे ई। बिल्कुल ठीक, लेकिन सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला कैसे जाए। तो जरा ध्यान से लॉजिक सुनना, लॉजिक का ही गेम है पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई सी भी फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो दिखाई तो नहीं देती, महसूस होती। कैसे महसूस? हमें कैसे पता यहां ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या प्रॉपर्टीज? मुझे कैसे पता चला कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है? बिकॉज अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ता हूं तो वो नीचे गिरता है, वो यहां पे टिका नहीं रहता, तो मतलब ऑब्वियस है कि यहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो दिखती तो नहीं है, महसूस होती है, और महसूस ऐसे ही होती है। इसका मतलब है फील्ड की पहचान है फोर्स, है ना। ये नीचे क्यों गया? क्योंकि इस पे क्या लगी? फोर्स। तो अगर किसी स्पेस में बिना धक्का मारे तुम देख रहे हो कि एक बॉडी पे अपने आप फोर्स लग रही है, तो पक्का उस स्पेस में क्या होगी? कोई ना कोई फील्ड होगी। समझ में आई बात? अच्छा, तो इसका मतलब है अगर फील्ड की पहचान फोर्स से होती है
तो फील्ड की मेजरमेंट भी किससे होगी? फोर्स। तुम सोचो सोचो, यहां पे मैंने इसको ऐसे छोड़ा, एकदम नीचे क्या है, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब यही मैं ले जाता हूं ऊपर 10,000 किलोमीटर की हाइट पे, और तब मैं उसको छोड़ूंगा, तो तुम्हें लगता है ये ऐसे इतना तेजी नीचे जाएगा? धीरे जाएगा। वहां फील्ड वीक है, वहां फील्ड वीक है ना? तो इसका मतलब है, अच्छा ये एग्जांपल समझ में आया तुमको, है ना? अब सोचो सोचो, मैं यहां पे इससे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अब मैंने कहा चलो भाई 10,000 किलोमीटर ऊपर चलते हैं और फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मैं ये ले जाना भूल गया। अब मेरे पास कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हो, मैं उससे एक्सपेरिमेंट कर लूं, या लाइट ऑब्जेक्ट हो, हैवी ऑब्जेक्ट हो, तो क्या मैं अगर यहां पे इससे एक्सपेरिमेंट करके गया हूं तो ऊपर भी इसे ही लेके जाऊं क्या? क्या किया जाए फिर उस केस में? सोचो। हम ये निकालने में इंटरेस्टेड है ना कि कहां पर फील्ड कितनी है, कहां पर फील्ड कम है, कहां पर फील्ड ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि उस चीज को कैसे मेजर किया जाए, कहां फील्ड कम है कहां ज्यादा है, उस चीज को कैसे मेजर किया जाए कि एक बॉडी पे जहां फोर्स ज्यादा लग रही है वहां ज्यादा फील्ड है, और जहां एक बॉडी पे फोर्स कम लग रही है वहां कम फील्ड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो तभी पॉसिबल, दिस कंपैरिजन इज पॉसिबल ओनली जब दोनों जगह पे सेम बॉडी हो। समझ आ रहा है? लॉजिक है। अगर दोनों जगह पे अलग अलग बॉडी हो तो भी ये कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं। तो भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है बॉडी के मास से डिवाइड करके। मान लेते हैं ये बॉडी 2 kg की है नहीं, मान लेते हैं ये बॉडी 2 kg, ठीक है? 2 kg की बॉडी पे यहां पे फोर्स लग रही है अभी, यहाँ पे 2 kg की बॉडी पे, मान लो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, हम ऐसे ही रैंडम कोई प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि उसके सरफेस के पास 2 kg की बॉडी पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। 1 kg की बॉडी पे कितनी लगेगी? 25 न्यूटन। अब जब तुम उस प्लेनेट से 10,000 किलोमीटर दूर गए तो तुम कुछ ये बॉडी ले जाना ही भूल गए। वहां पे तुम्हारे पास स्पेसशिप के अंदर एक दूसरी बॉडी पड़ी थी 10 kg की, तुमने उसी से एक्सपेरिमेंट किया और मेजर किया कि उस पर 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो पर केजी कितना आया? 4 न्यूटन। यानी 1 kg की बॉडी पे सरफेस पे फोर्स तो 25 न्यूटन लग रही है और हाइट पे 4 न्यूटन लग रही है। इसका मतलब है फील्ड कहां स्ट्रांग है? सरफेस पे। तो मतलब अगर मुझे दोनों जगह कंपैरिजन करना है तो सेम बॉडी ले जाने की जरूरत नहीं है, पर केजी के लिए निकाल लूं। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? अच्छा, अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या किया जाए? हाँ, अब मुझे दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो मान लो यहां पे ये पूरा एक रीजन है जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। समझ रहे हो? मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे मैंने 2 कूलम का चार्ज रखा और मैंने देखा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस 2 कूलम पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे, मेरे पास 2 कूलम का चार्ज अवेलेबल नहीं था, मैंने 4 कूलम का रखा तो देखा कि उस पर 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्या अब इन दोनों जगहों पे कंपेयर किया जा सकता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहां पे कम है? जो प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन क्या लोगे? चार्ज। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड और उसकी फोर्सेस मास पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी फोर्सेस चार्ज पे डिपेंड करती हैं। तो जहां पर 1 कूलम के चार्ज को ज्यादा फोर्स लगेगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी ना। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, समझ गए ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस वजह से है वो नहीं हम डिस्कस कर रहे, बट है। तो यहां पे 1 कूलम के चार्ज पे कितनी फोर्स लगी? 5 न्यूटन पर कूलम। जबकि यहां पे 1 कूलम के चार्ज पे कितनी फोर्स लगी? 7.5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कहां फील्ड स्ट्रांग है? जहां 1 न्यूटन के चार्ज, 1 कूलम के चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगे, यहां पे फील्ड स्ट्रांग है। समझ आया कि नहीं? तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा, मैं तुम्हें
उस डेप्थ में ले जाना चाह रहा हूं कि जिसने फॉर्मूला बनाया होगा उसने क्या सोच के बनाया हो, तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। उसने बोला कि फील्ड का मेजरमेंट क्लियरली पता चल जाता है इस बात से कि किसी भी जगह पे 1 कूलम के चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। तुम फ्री हो ये सोचने के लिए कि नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा, गलत है कुछ इसमें, यहां ऐसे सही मेजरमेंट नहीं होगा, तुम ये सब सोच सकते हो। तभी अपने आप से सवाल पूछोगे कि ये फॉर्मूला किस लॉजिक से बनाया गया। मानो मत, खुद सोच के देखो कि कहीं पर भी फील्ड जो है वो निकालनी हो, फोर्स से ही पता लगेगी। और अगर तुम 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपेयर कर रहे हो और तीनों पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो फोर्स इंपॉर्टेंट है फील्ड की मेजरमेंट के लिए या फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंपॉर्टेंट है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंपॉर्टेंट है। किसी चार्ज पे ज्यादा फोर्स लग रही है, किसी पे कम फोर्स लग रही है, बट चार्जेस भी तो अलग अलग है। So that is the measurement of field. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यूनिट मतलब 1 कूलम। पॉजिटिव क्यों लिखा है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जब हम जब हम इसको चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या आई कि 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगेगी। यही तो आया कि अगर 2 कूलम पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है यहां पे, तो 1 कूलम पे कितनी लगेगी 5। यहां पे 4 कूलम पे 30 न्यूटन लग रही है, तो 1 कूलम पे कितनी लगेगी 7.5। तो मतलब किसी भी जगह पे फील्ड का मेजरमेंट मतलब क्या, किसी भी जगह पे फील्ड के मेजरमेंट का मतलब है कि अगर वहां 1 कूलम का चार्ज होता तो उस पर कितनी फोर्स लगती। समझ में आया? तो अगर वहां पे Q कूलम का चार्ज है, अगर वहां पे एक Q कूलम का चार्ज है और उस पे फोर्स लग रही है F, तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, F अपॉन Q। तो अगर F अपॉन Q लग रही है तो इसका SI यूनिट ऑफ E क्या बना, न्यूटन पर कूलम, SI यूनिट ऑफ E। अच्छा, अब यहां पे हमने बोला कि हम सिर्फ यूनिट चार्ज भी लिख सकते थे, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा डायरेक्शन के लिए। हमारा ऐसा मानना है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की तो बात होगी ना, तो हमारा ऐसा मानना है, और ये हमने ही बनाया कॉन्सेप्ट, किसी ने आके नहीं बताया। हमारा ऐसा मानना है, जैसे हमने बनाया कि लेफ्ट टू राइट, हम लाइट चैप्टर के अंदर 10th में हमने बोला डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव ले लेंगे, हमारी मर्जी है ना, कॉन्सेप्ट बनाया चीजों को समझने के लिए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही लेंगे जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव वाले के नहीं लेंगे। समझ में आया? तो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो इस कमरे में छत को पॉजिटिव चार्ज कर दें, फर्श को नेगेटिव चार्ज कर दें, पर हमें पता ये बात, जो बाहर से आएगा उसे नहीं पता। अब जो बाहर से आया, छत क्या है पॉजिटिव चार्ज, फर्श क्या है नेगेटिव चार्ज। अब जो बाहर से आया वो एक प्रोटॉन लेके आया, उसने प्रोटॉन छोड़ा, तो प्रोटॉन किधर जाएगा बताओ, नीचे जाएगा। प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो नीचे जाएगा, तो वो क्या बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स। जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाता ऊपर, तो वो क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, क्योंकि बोला नेगेटिव ऊपर जा रहा है, अच्छा तो पॉजिटिव नीचे जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ
वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन of field at a point is the direction of force acting on a positive charge at that point. नोट करो अच्छे से। देखो और थोड़ा आगे इसको डिटेल में लेके चलते हैं। हम अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि जो फील्ड है, जैसे हमने बोला कि इस स्पेस में एक फील्ड है, हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि उस फील्ड का सोर्स क्या है, कि वो फील्ड किस वजह से है। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं बोलूं अर्थ, देखो अर्थ की शेप, अर्थ की प्रॉपर्टीज, ये सब तो बहुत बाद में पता चला लोगों को, लेकिन ग्रेविटी तो पहले से ही पता लग गई ना, क्योंकि सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। सोर्स यहां की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका सोर्स है अर्थ, लेकिन उससे ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रॉपर्टीज थोड़ी बदल जाएंगी सोर्स अगर कुछ और हो तो। यहां पे अगर मैं ये स्टडी कर रहा हूं कि ये मास ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे बिहेव करता है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी है साथ में ये स्टडी करना जरूरी थोड़ी है। समझ में आया? हम यहां पे सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये नीचे जाता है। अब जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन बना ली, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब जी की टर्म्स में अगर हमने बना ली ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वो सब, तो उसके लिए अर्थ के उसको डिस्कस करना जरूरी थोड़ी है, पैरामीटर्स को। समझ में आई बात? तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि एक मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे बिहेव करता है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसकी भी बात अभी हम करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहां से एक फॉर्मूला निकला F इक्वल टू क्यू ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे होता है ना mg, mg क्या है, mg फॉर्मूला कब लगाते हो, तुम्हें पता है कि अगर m मास ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो उस पर mg फोर्स लगेगी लगेगी। इसी तरीके से अगर एक q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगी ही लगेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज mg की तरह q ही एक फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज q, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज q in an electric field E। E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज पे क्या फोर्स लगती है, QE। जैसे M मास पे mg फोर्स लगती है। कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, अब जरा इसको देखो। जैसे मान लो कहता है यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पता लग गई हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरली जो वैल्यूज है ना थोड़ी हाई मिलेंगी तुम्हें, 1000 2000 10,000, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है F बाई क्यू से। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर है, 10th में तुमने पढ़ा एम्पियर मतलब चार्ज पर कूलम,
है ना, चार्ज पर मतलब कूलम पर सेकंड, सॉरी, Q/T। तो 5 एम्पियर का क्या मतलब है, 5 कूलम पर सेकंड। यहाँ पे जो वायर्स हैं उसके अंदर 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड, और उससे पूरा घर चल जाता, क्योंकि 5 एम्पियर बहुत बड़ी बात है। 1 एम्पियर इज ऑल्सो बहुत बड़ी बात। 1 एम्पियर मतलब क्या, 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है। तो जनरली जब यहाँ पे चार्जेस की बात होती है तो कोई माइक्रो कूलम में होता है, कोई मिली कूलम में होता है। तो जब तुम उससे डिवाइड करोगे तो ऊपर या तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, या 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मिलेंगी वो बहुत हाई मिलेंगी। न्यूमेरिकल्स वगैरह में दे रखी हैं 100 200, प्रैक्टिकली देखें तो बहुत हाई वैल्यूज तुमको मिलेंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम भी थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर ही चल रहे हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यू अभी ना ही लें तो ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे हमने एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। 2 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज यहां पे छोड़ दिया। तो सवाल है कि वो चार्ज किधर जाएगा और उस चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, अभी जो मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया था। और वो कितनी फोर्स लगेगी उस पे, वो तुम निकालोगे F इक्वल टू QE से। तो वो कितनी होगी, Q E। कितनी फोर्स लगेगी along the field, not opposite to the field, along the, along the, समझ में आई बात। और अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो भी फोर्स तो यही लगती, लेकिन फिर वो फोर्स किधर लगती, उल्टी। समझ में आया, इसी के अंदर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट डाल देगा। जैसे यहां पे हमारे पास एक पेंडुलम बना लेते हैं, और इस बार 11th में जो पेंडुलम आता था उसमें सिर्फ मास होता था बॉब के अंदर, यहाँ पे मास के साथ साथ इसका चार्ज भी है। ठीक है, ये हमारा एक बॉब है जो कि 200 ग्राम का है, और इस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैं करा रहा हूं, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। नहीं नहीं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में पहले mg और t होता था, अब एक और फोर्स आ गई, नहीं, QE। बस वो देखना है कि वो नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी, किधर होगी वो बताओ। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी QE, और नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रही है mg, और ऊपर की तरफ टेंशन, और ये इक्विलिब्रियम में है। मेंशन किया ही होता है जनरली ऐसे क्वेश्चंस में, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में, नहीं तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो T क्या हो जाएगा, QE प्लस mg। ये 0.1 प्लस 2, 2.1 न्यूटन। और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, मान लेते हैं ये चार्ज नेगेटिव होता, तो नेगेटिव होता और फील्ड नीचे की तरफ ही है, तो फिर इस पे QE ऊपर लगता और टेंशन भी ऊपर,
और mg नीचे, उस केस में तुम्हारी इक्वेशन बनती T प्लस क्यू इक्वल टू mg। तो T तब हो जाता हमारा mg माइनस क्यू, यानी 2 माइनस 0.1 1.9 न्यूटन। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर सोचो इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम की, और यहां पर अब पेंडुलम लगा दिया चार्ज्ड बॉब के साथ, अब सोचो क्या होगा। बॉब चार्ज है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है इस पे और 200 ग्राम इसका मास है। तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, तो ये आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा क्योंकि mg भी है, t भी है, फिर q ही है। मान लो यहां पहुंच गया ये, तो बताओ क्या क्या फोर्सेस होंगी। ये QE, यहां mg, और यहां पे T, और ये थीटा एंगल पे आके इक्विलिब्रियम में सेट हो गया। इक्विलिब्रियम में सेट क्यों हुआ? क्योंकि टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है ये mg के बराबर हो गया, और जो T साइन थीटा है वो QE के बराबर हो गया। तो इक्वेशन हमारी बन गई। मान लो इसमें कुछ पूछा होता है कि भाई चलो बताओ थीटा कितना होगा, है ना, कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना होगा। T cos थीटा या T sin थीटा इक्वल टू QE, और T cos थीटा इक्वल टू mg, तो tan थीटा इक्वल टू QE बाय mg, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 6 बाय 2, अरे वो 200 बाय 1000 था ना, mg हाफ 0.5, तो थीटा इज tan इनवर्स 0.s। तो QE फोर्स लगा दो, mg के अलावा अब तुम्हें एक और फोर्स पता लग गई, अगर हमारी बॉडी जो है वो चार्ज्ड हो तो उस पर हम क्या फोर्स लगा दें, QE, और किस तरफ लगा दें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। बाकी सारी कहानी वही मैकेनिक्स वाली रहेगी। ये एग्जांपल्स नोट करो केयरफुली, पहले तो ये एग्जांपल्स नोट करो। देखो तो अब हम ये बात करेंगे कि एक चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए। क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल कि हम पहले क्या डिस्कस कर रहे थे और अब क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक चार्ज किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर क्या फोर्सेस लगेंगी, किधर लगेंगी। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती। समझ आया? तो जैसे ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर एक दूसरा चार्ज है स्मॉल q, तो इसको हम बोलेंगे, हमने नाम रखे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज।
ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज और इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेस्ट चार्ज वो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्थ हो गया सोर्स और ये बॉडी हो गई टेस्ट, है ना, जो उसमें रखा है। ठीक, क्लियर। तो इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस है आर। तो इन दोनों के बीच की फोर्स क्या हुई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, एफ बाय क्यू। इस जगह पे मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा ये, तो यही हुई ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वो ई क्या हुआ, एफ बाय क्यू, क्योंकि यहां पे जो चार्ज रखा है वो क्यू है। तो अगर यहां पे तुम इसको क्यू से डिवाइड कर दो तो ई हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये तुम्हें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ सोर्स चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। एक पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर। तो अब यहां पे जरा, यहां पे एक लॉजिक देखो कि ये जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, जो फील्ड में रखा है, इधर देखो पहले, ये जो टेस्ट चार्ज फील्ड में रखा है, ये टेस्ट चार्ज, सुनो सुनो ध्यान से, मिस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना भी रखूं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना भी रखूं, तो क्या यहां फील्ड नहीं होगी? फील्ड तो कोई ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर रही ना, वो तो सोर्स की है। तो जब तुम कूलम लॉ में फोर्स निकाल रहे थे तो दो चार्जेस के बीच की निकाल रहे थे, बट यहां पे जो फील्ड निकालोगे वो एक पॉइंट पे निकालोगे। अब वहां पे उस पॉइंट पे फील्ड तो होगी ना, उस पॉइंट पे कोई चार्ज हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता। तो अगर मुझे फिर भी, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे कुछ नहीं है, फिर भी यहां फील्ड है, और तुमसे बोले कि वो फील्ड किधर है, तुम चाहे बोलो ना, तुम इमेजिन तो यही करोगे ना कि यहां पे अगर मास होता तो नीचे जाता। इमेजिनेशन में तो मास रखोगे ना यहां। तो उसे हम लोग टेस्ट चार्ज इसीलिए बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि यहां पे हो, हम एज्यूम करते हैं। और जब हम एज्यूम करते हैं तो पॉजिटिव ही करते हैं, क्योंकि हमने जो फंडा बनाया वो यही है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसी की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फिर हम नेगेटिव क्यों एज्यूम करें, खुद को कंफ्यूज क्यों करें। इसलिए हमने बोला कि टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और दूसरी प्रॉपर्टी सुनो, इट इज वेरी स्मॉल। तुम सोचो, जिसकी फील्ड है वो बड़ा होगा या जो फील्ड में रखा है वो बड़ा होगा? जिसकी फील्ड है। तुम बोलो नहीं दूसरा वाला भी काफी बड़ा है, फिर तो वो पहले वाले की पोजीशन ही बदल देगा। तुम सोचो कि अगर ये जो स्मॉल क्यू है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ये तो इसे धक्का मार देगा, ये खिसक जाएगा। इसलिए अगर तुम टेस्टिंग कर रहे हो ढंग से, एक चार्ज क्यू को रख के दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ढंग से, तमीज से, तो तुम्हें दूसरा वाला चार्ज वेरी, क्या मानना पड़ेगा, वेरी स्मॉल। लॉजिक क्लियर हुआ। इसलिए अगर हम वापस उस फॉर्मूले में चलें तो हमने क्या लिखा था, E इक्वल टू पिछली स्लाइड पे F बाय Q, यही लिखा था। तो तुम्हें अक्सर यहां पे
लिमिट Q टेंड्स टू 0 लिखा हुआ मिलेगा, जो सिर्फ एक सिंबॉलिकली ये बता रहा है कि Q जो है बहुत छोटा होगा। न्यूमेरिकल्स में तो सिंपल फॉर्मूला ही चलेगा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। तो यहां पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला कि एक Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसकी डायरेक्शन होगी कि अगर वहां एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। मान लो यहां पे -2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो लगा दो, E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर न्यूटन पर कूल। समझ आया कि नहीं? और डायरेक्शन किधर होगी ये फील्ड? इधर, क्योंकि जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां हमें इमेजिन करना है कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो वो किधर जाता। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ऑब्वियसली इधर जाता, बिकॉज नेगेटिव से अट्रैक्ट। तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ जो छत है वो पॉजिटिवली चार्ज है, फर्श नेगेटिवली चार्ज है, और जो बाहर से बंदा आ रहा है उसे पता नहीं है बात, तो उसने प्रोटॉन छोड़ा तो किधर जाएगा प्रोटॉन? नीचे। तो वो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज किससे दूर भागेगा? पॉजिटिव से। और किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव से। तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हुई ना। तो ये बचेगा मेरा 2 इंटू 7 क्लियर है पूरा फंडा? डायमेंशंस निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स अपॉन चार्ज mlt-2 डिवाइडेड बाय at। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? करंट इनटू टाइम, at। A water particle of mass 50 milligram and charge 1.5 microcoulomb stays in equilibrium in a room। कह रहा है कि एक वाटर पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में टिका हुआ है। तो अगर इक्विलिब्रियम में टिका है तो ऑब्वियसली उस पर जो क्यूई फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि mg तो नीचे ही लगना है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। अब जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव है, और इस पे फोर्स हमें पता चल गया कि ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली फील्ड भी किधर होगी? ऊपर ही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपवर्ड, और QE इक्वल टू mg। तो E इज mg बाय Q। 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, बेटे मिलीग्राम, केजी में तो फिर मिली में भी तो ग्राम में है वो, इंटू 10 मिली केजी। हाँ मिली केजी।
1.5 माइक्रो है ना, 100/1.5, ये जो भी आएगा ये न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। आज की क्लास ओवर।